हेलो दोस्तों। इससे पहले हम बलबन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि अब जो अगला टॉपिक होगा अमीर खुसरो के बारे में होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे और अमीर खुसरो से सारे एग्ज़ाम में लगभग अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछ ही चुका है। तो अमीर खुसरो एक शानदार टॉपिक है जिसके बारे में जानेंगे कि अमीर खुसरो से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। और अमीर खुसरो के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे जब दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो उस साहित्य में अमीर खुसरो का नाम आएगा। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। अभी जानते हैं कि अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली गांव में हुआ था। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन में पटियाली था, तो पटियाली सही आंसर था। लेकिन एक बार और क्वेश्चन पूछा था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था और ऑप्शन में एटा था। तो याद रखिएगा कि यूपी के एटा ज़िले के पटियाली गांव में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। ये भी पूछ चुका है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, अबुल हसन। खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता के उपनाम से भी जाना जाता है। चाहे ये बोल दीजिए कि अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद बोला था, भारत का तोता। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रथम फारसी कवि जिसने अपनी लेखों में हिंदी एवं संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया वो अमीर खुसरो था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो ही थे। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में जो अभी कव्वाली आप सुनते हैं तो ये कव्वाली नामक संगीत शैली है वो किसने आरंभ किया था, तो अमीर खुसरो ने। या बोल सकते हैं गीत की गज़ल शैली की भी शुरुआत अमीर खुसरो द्वारा ही की गई थी। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन था, तो अमीर खुसरो था। ऐतिहासिक विषय को लेकर अमीर खुसरो की पहली मनस्वी किरान उस सादेन है और अंतिम मनस्वी तुगलकनामा है। मनस्वी मतलब होता है वही ग्रंथ या साहित्य बोल लीजिए जिसमें ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन किया गया हो। तो ऐतिहासिक विषय को लेकर अमीर खुसरो की पहली मनस्वी किरान उस सादेन है और अंतिम मनस्वी तुगलकनामा है। ऐसे अमीर खुसरो की बहुत सारी पुस्तक हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि पहली मनस्वी कौन थी, तो किरान उस सादेन और अंतिम मनस्वी तुगलकनामा है। अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, देख लीजिए। ये भी अगर आप उठा के देखिएगा बीपीएससी या यूपीपीसीएस किसी एग्ज़ाम में पूछा है और उसमें क्वेश्चन दिया था कि अमीर खुसरो इनमें से क्या थे, और ऑप्शन में था कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और डी ऑप्शन था कि उपर्युक्त तीनों। तो ये जानना जरूरी है कि अमीर खुसरो क्या थे, कवि भी थे, इतिहासकार थे एवं संगीतज्ञ तीनों थे। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। या आज जो हम तबला और सितार के बारे में जानते हैं इसका प्रचलन अमीर खुसरो ने ही किया था। कब, तो 13वीं शताब्दी में। कब, 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो द्वारा तबला तथा सितार का प्रचलन किया गया था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। ये भी पूछ चुका है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कितनी बार पूछ चुका है कि किस साहित्यकार या किस लेखक ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। खुसरो को सर्वप्रथम बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के दरबार में संरक्षण मिला था। शासक के रूप में पहली बार बलबन ने संरक्षण दिया और अंतिम शासक गयासुद्दीन तुगलक था जिसके दरबार में खुसरो थे। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अमीर खुसरो सबसे पहले किसके दरबार में थे,
तो किसके दरबार में थे? तो शहज़ादा मोहम्मद खान, जिसकी मृत्यु मंगोल आक्रमण के समय हो गई थी, तो उसके दरबार में सबसे पहली बार खुसरो को संरक्षण मिला था। लेकिन चूँकि वो सुल्तान नहीं था, वो एक प्रांत का शासक था। लेकिन अगर शासक के रूप में पहली बार पूछा जाएगा तो शासक के रूप में पहली बार बलबन ने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। और अंतिम शासक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसके दरबार में खुसरो थे। उन्हीं के समय में अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अमीर खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया थे और उनकी मृत्यु गयासुद्दीन तुगलक के समय हुई थी और कुछ ही समय बाद अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि अमीर खुसरो को अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया से इतना लगाव था कि जब उन्होंने उनकी मृत्यु की खबर सुनी तो कुछ ही समय बाद अमीर खुसरो ने अपने प्राण त्याग दिए। और अमीर खुसरो की जो कब्र है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के कब्र के आसपास ही है। तो ये था, अगर ये पूछ सकता है कि शासक के रूप में पहली बार अमीर खुसरो का संरक्षण किसने दिया था, तो बलबन ने। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये पूछ सकता है या पूछा भी है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो फारसी के प्रथम कवि थे जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा फारसी कवि था जिसने अपने कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था, इसलिए अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। देखिए कितनी जानकारी है अमीर खुसरो के बारे में, और ये सारी जानकारी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिली है। तो इसको जो मैंने नोट किया है किसी एक बुक से नहीं, आप लोग खुद समझ लीजिए कि ये अमीर खुसरो के बारे में कितना। देखिए इससे पहले मैंने ये बताया, ये एक पेज, ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन यहाँ पे है। 11 12 13 14 15 16 17 25 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जो अमीर खुसरो से मैंने नोट किया है, और ये कहीं ना कहीं विभिन्न एग्जामों में देखने को मिला है। तो इससे ज़्यादा तो कभी आ नहीं सकता है, तो इसलिए जितना है वो बहुत है, इनफ है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल भारत में आविष्कृत किया गया। अमीर खुसरो का मानना था, चाहे अमीर खुसरो के अनुसार ये कि शतरंज का जो खेल था भारत में आविष्कृत किया गया। तो और कुछ अमीर खुसरो के बारे में बचता नहीं है, तो अमीर खुसरो अब यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब देखिए हम लोग बलबन के बारे में पढ़ चुके थे, और बलबन के बाद की कहानी मैंने बताया था कि बलबन का एक बेटा जो मोहम्मद खान, जिसको बलबन गद्दी पर बैठाना चाहता था, उसकी मृत्यु हो गई मंगोल आक्रमण से लड़ते हुए। फिर चूँकि मोहम्मद खान बलबन का बहुत प्रिय पुत्र था और उसी को गद्दी सौंपना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु होने पर बलबन काफ़ी हद तक अब शासन करने में सक्षम नहीं था, और वो अब मृत्यु के करीब था। वो इसीलिए वो चाहता था कि उसका बेटा जो बुगरा खां बंगाल में था वो गद्दी संभाले। तो बुगरा खां जिसे बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, वो दिल्ली की गद्दी के लिए जान की बाजी लगाने की बजाय बंगाल पर स्वतंत्र रूप से शासन करना बेहतर समझता था। इसलिए उसने स्वतंत्रता का दावा करके एक राजवंश की नींव डाली जो अगले 40 वर्षों तक बंगाल पर शासन करता रहा। तो फिर बलबन ने मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को सुल्तान नियुक्त किया था, लेकिन बलबन के जो रईस थे, खासकर दिल्ली का कोतवाल फ़खरुद्दीन मुहम्मद, उसने क्या किया कि बुगरा खान के बेटे कैकूबाद को गद्दी पर बैठा दिया 17 वर्ष की उम्र में,
और सुल्तान बनने के बाद कैकुबाद शराब और महिलाओं के जीवन में लिप्त हो गया। फिर अंततः उसे क्या हो गया कि उसे लकवा मार दिया। इसके बाद उसके 3 साल के बेटे शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया गया, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की और गद्दी पर नया वंश खिलजी वंश स्थापित किया। तो ये बलबन के आगे की कहानी है जो हम देखते हैं। इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी जितना क्वेश्चन संभावित है वहाँ मैंने इसको नोट कर दिया है। कैकुबाद 1287 से 1290, ये पूछ सकता है ये कि कैकुबाद ने किलोखड़ी का महल बनवाया था, तो पूछ सकता है किलोखड़ी का महल किसने बनवाया था, तो कैकुबाद ने, जो कि हरियाणा में है। और कैकुबाद के समय में ही ये महल गायकों एवं नर्तकियों का गढ़ बन गया था। कैकुबाद के समय में नाइब का पद निजामुद्दीन के पास था, जिसने सुल्तान को भोग विलास की ज़िंदगी में लिप्त कर दिया था। बाद में जब कैकुबाद एक बार बुगरा खां से मिलने के लिए जाता है, तो उस समय क्या करता है कि बुगरा खां कैकुबाद को समझाता है कि आप जो हैं शासन अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं, तो इसके लिए कुछ लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे से शासन करें, जिसमें निजामुद्दीन, उसके नायब का पद निजामुद्दीन का नाम आता था, जिसने सुल्तान को भोग विलास की ज़िंदगी में लिप्त कर दिया था। तो बाद में कैकुबाद इस बात को समझता है और निजामुद्दीन को जहर दे के मार देता है या मरवा देता है, ठीक है। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया था। यही जलालुद्दीन खिलजी आगे जाकर इनके बेटे का वध करके गुलाम वंश के बजाय नया वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। अमीर खुसरो द्वारा लिखित साहित्य किरान उस सादेन में बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। जैसा कि मैंने बताया कि एक बार बुगरा खां और कैकुबाद का मिलन हुआ था, संभवतः वहाँ पे कोई लड़ाई या युद्ध नहीं हुई थी। कैकुबाद ऐसा शासक था जो लकवा से ग्रस्त हो गया था। कैकुबाद के बारे में बस यही 2 पॉइंट है जो हम जान सकते हैं कि कैकुबाद ने किलोखड़ी का महल बनवाया, और दूसरा बात कि किरान उस सादेन जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई साहित्य है, जिसमें बुगरा खां और कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। इसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 में मात्र 3 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा जाता है या तुर्कों द्वारा बैठाया जाता है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसे मात्र 3 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठाया गया था वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। कालांतर में मतलब बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी और दिल्ली के तख्त पर स्वयं अधिकार कर लिया और नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। तो इस तरह से गुलाम वंश ख़त्म होता है, और गुलाम वंश में मैंने संभावित जितने सारे क्वेश्चन हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने रखा विभिन्न क्लास के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए और मैं इसके आगे की वीडियो डालता रहूँगा। अब इसके बाद में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह पूरा इतिहास पूरे डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।